हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो वीडियो है वो राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर है। आप सभी जानते हैं कि हम अप्रैल 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने जो है सार संग्रह पढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ा है। उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि हमने जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसमें कवर की है। कई सारी रिपोर्ट्स हमने उसमें पढ़ी है जिस पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, मेरा जो कमांड है, एरिया है, वो है यूपीएससी और आरपीएससी। तो यूपीएससी और आरपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मेरे को एक एक क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली याद है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में क्या पूछा गया है। तो उससे ओरिएंटेड मैं चीज़ें जो है आपको बताती हूँ। और इसके अलावा आरपीएससी के जो अदर एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें कि अभी पटवारी का एग्ज़ाम है या आपके अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके पेपर भी मेरे निगाह में रहते हैं। तो उसमें देखिए ज़्यादातर चीज़ें जो है फैक्चुअल पूछी जाती हैं। तो कल मेरे पास एक कमेंट आया, काफ़ी अच्छा सजेशन था उनका कि आप जो है पीएसआई, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाला है सब इंस्पेक्टर का, तो उसके रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो भी बताने चाहिए। तो देखिए, करंट अफेयर्स जो है वो मोर और लेस जो है सेम चीज़ें जो है वो लोग नहीं पूछते हैं। जैसे मान लीजिए अब उन्होंने जो पूछा है पिछली बार वाले एग्ज़ाम में, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, ठीक है, तो उसमें वो जो चीज़ें पूछ रहे हैं वो सेम क्वेश्चन तो वो नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ, उनका जो दिमाग का लेवल है कि भाई कहाँ तक वो चीज़ों को लेकर के जाते हैं, वो हमें पकड़ में आ जाता है कि एग्जामिनर जो है कहाँ तक किस लेवल तक सोचता है। तो 2018 का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर्स के, उनको हम इसी वीडियो के अंदर जो है पढ़ेंगे, जिससे कि हमको आइडिया हो सके कि आने वाले एग्जाम्स में जो है किस तरीके के क्वेश्चन इस वाले एग्ज़ाम में, यानी पीएसआई वाला जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें पूछे जा सकते हैं। और वही आपके जो क्वेश्चन है वो आपके पटवारी में भी काम आएंगे, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन मोर और लेस जो है वो लोग उसमें भी पूछते हैं। तो आज हमारा जो बेसिक रहेगा वो ये है, राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे, प्लस जो है पीएसआई में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो लोग पूछ रहे हैं, और क्या हमारी मैगजीन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने में हमारी मदद कर रही है या नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वैसे तो आपको ये मैगजीन जो है फिजिकल फॉर्म में खरीद लेनी चाहिए, लेकिन जिनके पास भी मैगजीन अवेलेबल नहीं है आसपास में, तो वो थोड़ा दिन वेट करें। हम जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस, उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस मैगजीन को और इस जैसी जितनी भी मैगजीन्स थी क्रोनोलॉजी की, उस सभी का पीडीएफ हमने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, और इस मैगजीन को हम जो है 4 से 5 दिन में वहाँ पे अपलोड कर देंगे। और इसके अलावा जो यूपीएससी आरपीएससी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी को जो है हम वहाँ पर अपलोड करते हैं। तो आप उस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अदर कोई क्वेरी हो तो आप हमें जो है मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस, वहाँ जाकर के आप बता सकते हैं। और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है ही। आपके सजेशंस बहुत ज़्यादा इनवाइटेड हैं, तो जिन्होंने मेरे को सजेशन दिया था कल, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य पर। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है, देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। सबसे पहली चीज़, इसमें तीन जो है आपके तीन आयाम निकलेंगे। पहला तो एक पॉलिटी वाला, ठीक है, एक ज्योग्राफी का भी आयाम है, ठीक है, और एक इंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये है क्या आखिरकार। तो देखिए, ये जो है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना जो है उसका एक भाग है, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। उसमें कई सारी नदियों को जोड़ने के प्रावधान है, कई सारी, ठीक है, लेकिन उनको धरातल पे नहीं लाया जा सका है। धरातल पे पर्टिकुलरली लाया जा सका है, वो नदी कौन सी है, केन बेतवा लिंक नहर परियोजना, ठीक है, लिंक परियोजना। ये दो नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो देखिए, इसका जो प्रारूप है ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला हुआ आ रहा है कि भाई नदियों को जोड़ने से जहाँ पर भी पानी का अभाव हो, सिंचाई की समस्या हो, या फिर पीने का पानी ना हो, तो जिस नदी में सरप्लस वाटर हो, यानी अधिशेष जल हो, उसको दूसरी नदी में ट्रांसफ़र करके उस जल की आपूर्ति की जा सकती है। हालांकि इसके ऊपर जो है जितने भी आपके पर्यावरणविद है वो भी कई ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि ये जो है प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, नदी जो है अपना जो है उसका पार्ट आप चेंज कर रहे हैं, कैचमेंट एरिया को आप चेंज कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। नदी का जो पानी है समुद्र में कम जाएगा तो मानसून पर उसका प्रभाव पड़ेगा, कई बातें हैं। लेकिन हम जो है इंस्टेंट सोचने वाले हैं, तो इंस्टेंट का अर्थ ये है कि जो है सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उसको भी तो आबाद करना आवश्यक होता है। तो कुछ ये इसके कुछ ये इसकी जो है प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए, इस परियोजना में जो है कौन सी नदी का पानी किस नदी में जाएगा ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, केन और बेतवा ये दोनों की दोनों नदियां जो है मध्य प्रदेश में हैं। ये मध्य प्रदेश से इनका उद्गम होता है। जैसे केन नदी जो है आपकी, ये आपकी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, आपको पता होना चाहिए। केन और के से कैमूर हिल्स। दूसरी जो बेतवा नदी है आपकी, बेतवा नदी जो है रायसीना की पहाड़ियों से निकलती है, रायसीन पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और ये दोनों की दोनों जो है यमुना नदी जो है उसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं,
ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में जा कर के यानी यूपी में जा कर के जो है उसमें मिल जाती है, किसमें, यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करेंगे कि जो केन का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको जो है बेतवा नदी में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो यूपी का बुंदेलखंड रीजन है, जहाँ पर सूखाग्रस्त रीजन है, उसमें जो है पानी की आपूर्ति की जा सकेगी, ठीक है। तो इसके लिए अब देख लीजिए कि कितने राज्यों ने, एक तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, एक हमारे जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने, और जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, उन्होंने मिल कर के जो है इसके ऊपर एक एग्रीमेंट जो है उसको साइन कर दिया है ताकि इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कई सारी नदी जोड़ो परियोजनाएं हमारे देश में, तो यहाँ पर लिखा है कि 30 से ज़्यादा नदी जोड़ो परियोजनाएं जो हैं उनमें से एक परियोजना कौन सी है, केन बेतवा लिंक, ठीक है। अब देखिए ये रहा केन, ये बेतवा नदी है और ये केन नदी है, और इसको जो है ऐसे जोड़ा जाएगा, ठीक है, जिससे कि बुंदेलखंड रीजन को जो है पानी प्रोवाइड किया जा सके। और ये देखिए इस योजना में 90% जो है खर्चा कौन उठाएगा, तो अपनी केंद्र सरकार उठाएगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला मैंने बताया था कि संविधान का भी एक मुद्दा उठता है। देखिए 2 राज्य जो होते हैं, अब देखिए क्योंकि ये नदी जो है मध्य प्रदेश से निकल रही है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश अपने मन से भला करना चाह रहा है ये तो, लेकिन अगर कोई नदी 2 राज्यों के बीच में होती है, ठीक है, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। उसके पानी को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी के जल को लेकर के विवाद होता है, ठीक है, तमिलनाडु और उसमें। तो इस तरीके की जब नदियाँ होती है जहाँ पर के विवाद हों, ठीक है, इंटरस्टेट विवाद हों, ठीक है, तो उसके लिए जो है संविधान का एक अनुच्छेद है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, तो देखिए वो जो आर्टिकल है उसको कहते हैं आर्टिकल 262, ठीक है। ये अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित आर्टिकल है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को भी कई सारी शक्तियां प्राप्त है कि वो भाई इस तरीके के अगर कोई निर्णय आते हैं अंतर्राज्यीय जल विवादों पर तो वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आर्टिकल 262 जो है उसको भी आप याद रखेंगे। और दूसरा एक को सवाल आ सकता है कि वाटर जो है यानी जल जो है ये किस अनुसूची का विषय है। आप जानते हैं कि संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, और उस 12 अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची जो है उसके अंदर कहा गया है कि कुछ सब्जेक्ट को जो है, कुछ विषय जो हैं वो स्टेट पर राज्य जो है उस पर लॉ बना सकता है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कि केंद्र यानी संघ ही जो है सब नियम कानून बना सकता है, और कुछ समावर्ती सूची में आते हैं जिस पर दोनों बना सकते हैं। तो जो जल है यानी वाटर है वो किस सूची में, किस सूची का विषय है, तो देखिए ये जो है आपका ये स्टेट सूची का विषय है, स्टेट, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, भारत और नॉर्वे सामुद्रिक स्थानिक योजना पर सहमत। तो देखिए नॉर्वे जो है, पहली चीज़, नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। मैंने आपको बताया था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीनों क्या है, स्कैंडिनेवियन देश हैं। तो नॉर्वे के साथ में भारत ने भी एक समझौता किया है जिसके तहत ये मरीन स्पेशल प्लानिंग करेंगे। स्पेशल का मतलब होता है जो स्थान होता है उसकी जो है प्लानिंग करना। प्लानिंग का अर्थ ये है कि कई तरीके से वहाँ पर रिसर्च हो सकती है कि नहीं, यहाँ पे वहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उसकी जो है ये लोग उसके ऊपर जो है कार्य करेंगे। तो इसका नाम है समुद्र स्थानिक योजना, ठीक है। तो ये जो है भारत का एक ब्लू इकोनॉमी की तरफ जो भारत बढ़ना चाह रहा है, ब्लू इकोनॉमी, उसके उद्देश्य में एक और कदम है। ब्लू इकोनॉमी से अर्थ क्या है कि समुद्र में या फिर जलीय जो स्रोत हैं वहाँ पर हम जो है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकें, उसी को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि मत्स्य पालन के अंदर, या फिर जो है जो आप देखते हैं पर्ल प्रोडक्शन से लेकर के और जो है मीट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो है अगर हम देखें तो ये ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो इसमें इतनी ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पर जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये जो इसका मरीन स्पेशल प्लानिंग का, ये लक्षद्वीप और पुडुचेरी के अंदर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये जो है इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव का जो है हिस्सा है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि भाई क्या चीज़ है, बाकी इतना ज़्यादा महत्व का ये चीज़ है नहीं। फिर देखिए आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये हमने जो लास्ट हमारा पिछले महीने वाली क्रोनोलॉजी थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि भारत जो है उसकी आज़ादी के 75 वर्ष होने वाले हैं, इसलिए इंडिया एट 75 करके एक प्रोग्राम जो है उसको चलाया जाएगा। उस प्रोग्राम में बेसिकली ये लोग करेंगे क्या कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था, साबरमती आश्रम से, दांडी मार्च वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो वहीं से जो है ये एक जो है एक मार्च जो है उसको शुरू करेंगे, ठीक है, एक यात्रा जो है उसको शुरू करेंगे। आपको याद है दांडी मार्च क्यों स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च, देखिए दांडी मार्च जो है गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। साबरमती आश्रम से वो दांडी की यात्रा पे गए थे और
इसको जो है हिंदी में कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 के अंदर इसको जो है शुरू किया गया था और नमक कानूनों को जो है तोड़ा गया था। तो उसी को जो है रिक्रिएट करेंगे यहाँ पर, और भी कई सारे प्रोग्राम चलाएंगे, देख लेते हैं क्या क्या ये लोग कार्य करेंगे। तो देखिए फ्रीडम मार्च निकालेंगे, इस मार्च को इन्होंने नाम दिया है फ्रीडम मार्च, यानी आज़ादी की यात्रा। फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, और इसका प्रारूप क्या क्या होगा, इसमें जन भागीदारी की भावना से जन उत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा। 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व प्रारंभ ये उत्सव जो है 15 अगस्त 2023 तक चलाया जाएगा। ठीक है। फिर देखिए साबरमती यानी अहमदाबाद से दांडी नवसारी तक की यात्रा जो है निकालेंगे ये लोग, और इसमें राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस संघर्ष की स्मृति में प्रतीकात्मक रूप से यह यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। इसमें 5 स्तंभ है, कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता संग्राम पर विचार, जिसको कहा है आइडियाज़ एट 75 पर उपलब्धियां यानी अचीवमेंट्स, 75 पर कार्रवाई यानी एक्शन एट 75, और 75 पर संकल्प यानी रिजॉल्व से 75 पर बल दिया जाएगा। एक वेबसाइट भी ये लोग जारी करेंगे, वेबसाइट का नाम इंपॉर्टेंट है, इंडिया एट 75। ठीक है। और फिर आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर योजना भी जो है, कार्यक्रम भी जो है इसमें शुरू किया जाएगा। वोकल फॉर लोकल, ये क्या होता है कि जो जैसे कि छोटा मोटा कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, जो आत्मनिर्भर है अपने आप में, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट वाले लोग हुए, या फिर जो है जो कोई छोटा ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे हमको प्रोडक्ट लेकर के उनको जो है आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए प्रधानमंत्री की पहल थी वोकल फॉर लोकल। जैसे खादी के कपड़े जो हैं वो खरीदने चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें। फिर जो है फिर इसके अंदर ये जो है इन चीज़ों को छोड़िए, कई सारे लोगों को ये लोग बुलाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद जो हैं आपके अजीत डोभाल जी जो हैं उनको बुलाया जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, ये सब लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है बेसिकली, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, या फिर इंडिया एट 75 क्या है, या फिर दांडी मार्च के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कोई जनरल चीज़ें हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और नगरपालिका कार्य निष्पादन सूचकांक जारी। तो देखिए ये जो सूचकांक है ये जारी किसने किया है, पहली चीज़ तो ये जारी किया है आपका केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री ने। ठीक है, उनके द्वारा जो है ये ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है इसको जारी किया गया था। कुछ इंडेक्सेस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसका भी जो है एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। इंडेक्सेस और रिपोर्ट, तो देखिए एक रिपोर्ट जो थी ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये जो रिपोर्ट है ये आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, और ये आपका यूपीएससी 2015 प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। एक आपका आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है आपका पीएसआई में आया है। ठीक है, इसको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है 2018 वाला पेपर है मेरे सामने, और ये इसका आपका जो है सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम है। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया, आप 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक को भारत को जो है मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार का अगर आप देखेंगे 2020 का, तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 131। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि उस समय ये गठित ही हुआ था, तो NK सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं। फिर देखिए राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण पर विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये आपको पता है जयपुर के अंदर की गई है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः जोर जो है किस पर दिया गया है। तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें जो 1985 से 90 में बनी थी, उसमें खाद्य उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता पर जो है अत्यधिक जोर दिया गया था। तो देखिए 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, 12 5 ईयर प्लान्स आए हैं, उनको एक एक बार आप देख लीजिएगा कि किस में क्या क्या चीज़ें दी गई है, क्या फोकस एरिया रहा है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। और ये रिपोर्ट आपको पता ही है कि जब भी हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें रिपोर्ट आती है, और ये जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों वाले सेक्शन में ये चीज़ हमने पढ़ी है। और राजस्थान का जो बजट है वो मैंने जो है आपको मार्च की जो क्रोनोलॉजी है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। वहाँ पर आपको बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब मिल जाएंगे, इंडिया का बजट प्लस राजस्थान का बजट। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन हैं ऐसे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद में। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि जो इंडेक्स वगैरह होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, किससे क्या सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि कल हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, सीपरी वाली रिपोर्ट, ठीक है, और एक पढ़ा था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो इन दो को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इनकी संस्थाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। एक क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग वाला क्वेश्चन भी जो है वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए कि भारत के कितने संस्थान उसके अंदर शामिल हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें क्या है, काफ़ी करंट वाली चीज़ें जो है उठा करके पूछ लेते हैं, तो कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। अगर आप 50 एक सवाल ऐसे याद कर लेते हैं तो कोई बुरी बात इसमें है नहीं, टाइम भी काफ़ी है तो याद ईजिली कर सकते हैं। चलिए, ये जो है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जो है और नगर पालिका निष्पादन सूचकांक जो है इसको जारी किया गया है। तो इसमें किसको क्या रैंकिंग मिली है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर 2 डिवाइड किए गए हैं। 2 डिवाइड का मतलब एक ऐसे शहरों को लिया गया है जिनकी जो आबादी है 10 लाख से ज़्यादा है, दूसरे ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। ठीक है। और वो जो है किस प्रकार के, मतलब कि स्मार्ट सिटी के तहत किस प्रकार के जो है प्रदर्शन उन लोगों का रहा है, उन शहरों का रहा है, उस आधार पे इनको जो है रैंक किया गया है। ठीक है। तो देखिए, EOLI का मूल्यांकन उपकरण है जो जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के विभिन्न पहलुओं के प्रभाव का जो है आंकलन करता है। ठीक है। तो अब देखिए, इसके अंदर 111 111 शहरों को जो है शामिल किया गया है। टॉप कौन है, तो टॉप पे आ रहा है आपका बेंगलुरु, और यहाँ पर अगर 10 लाख से कम आबादी वाले देखें तो यहाँ पर आ रहा है शिमला, यहाँ पे पुणे, यहाँ है भुवनेश्वर। अपने राजस्थान का तो कोई शहर दूर दूर तक जो है दिख ही नहीं रहा मुझे, छोड़ो। फिर जो है इतना फर्स्ट वाले जो है टॉप कौन है वो याद कर लीजिएगा, इतना काफ़ी रहेगा। फिर देखिए म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक जो है। तो ये जो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसके अंदर भी जो है 11 नगर पालिकाएँ प्लस जो दिल्ली है उसको जो है इसमें ऐड ऑन करके और इसमें जो है इनके प्रदर्शन को जो है प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, इसमें जो है सेवाएं, वित्त, नीति यानी पॉलिसी, प्रौद्योगिकी और शासन, इन 5 वर्टिकल आयामों पर जो है इनको भी इवेल्युएट किया गया है। ठीक है। तो 20 क्षेत्र में 100 संकेतक इसमें शामिल हैं। इतना याद करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ इसमें ये पता करना है कि सबसे पहला नंबर किसका आया है। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ में अगर आप देखें, नगर पालिका में अगर आप देखेंगे तो जो है 10 लाख से जनसंख्या कम जो अधिक जो है उसमें इंदौर ने टॉप किया है, और 10 लाख से कम के अंदर नई दिल्ली की नगर पालिका और नगर परिषद ने जो है वो टॉप किया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो देखिए, ये जो आपकी जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये क्या करती है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं देश के या जितने भी विदेशों के यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंक करती है कि सबसे ज़्यादा जो है किस क्षेत्र में जो है वो लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए, इसके अंदर जो है वैसे तो 51 विषय शामिल किए गए हैं जिनके आधार पर ये लोग रैंकिंग करते हैं। इसको जारी करने वाली संस्था कौन है, इसको जारी करने वाली संस्था है क्यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। और इस बार 2021 की रैंकिंग अगर देखें तो हमारे भारत के 12 संस्थान जो है इसमें जो है शामिल हो पाए हैं। तो उनके सब्जेक्ट भी आप देख लीजिएगा, और संस्थानों का नाम देखिए, IIT हैं सारे। तो IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, बेंगलुरु, इन सारे को जो है जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इन सब के अंदर इनको जो है ये सिलेक्शन मिला है। एक JNU और दिल्ली विश्वविद्यालय और OP जिंदल विश्वविद्यालय, इनको भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री ने भारत बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। तो देखिए, मैत्री सेतु क्या है, तो मैत्री सेतु जो है ये एक जो है बांध का निर्माण है। ठीक है। जो कि हमारे इंडिया के त्रिपुरा को जोड़ेगा बांग्लादेश के चिटगांव बंदरगाह से। ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ का जो त्रिपुरा है वो जो है गेटवे बन जाएगा, यानी कि मुख्य द्वार बन जाएगा उत्तर पूर्व का, नॉर्थ ईस्ट का मुख्य द्वार कौन बन जाएगा, त्रिपुरा बन जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या आती है, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कनेक्टिविटी की। ठीक है। कनेक्टिविटी के जो है उसकी संसाधन वहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, जो फेनी नदी है, ये फेनी नदी त्रिपुरा से इसका उद्गम होता है और ये बांग्लादेश तक जाती है। ठीक है। त्रिपुरा से उद्गम होता है, बांग्लादेश तक ये जो है ये बहती है। तो इसके ऊपर जो है मैत्री सेतु बनाया जाएगा। तो फेनी नदी पर निर्मित यह सेतु दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा, और ये जो है इसके साथ ही त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार यानी गेटवे बन जाएगा, और त्रिपुरा बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ जाएगा जो सबरूम से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है। मैत्री सेतु के खुल जाने से अगरतला त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह से सबसे नज़दीक शहर जो है वो बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा देखिए कि इससे क्या होगा, ऐसे बंदरगाह बनाने से होता क्या, कनेक्टिविटी से क्या होता है, व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, और इसको अब एक बार जो है मैप में भी हम देख लेते हैं।
सो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये मैप दिख रहा होगा कि ये जो है ये आपका भारत है। ये यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिख रहा होगा, जिसको चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं। ये जो है आपके उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जैसे ये मिज़ोरम है, ये त्रिपुरा है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये फेनी नदी भी दिख रही होगी, ये रही। और ये रहा आपका चिटगांव बंदरगाह फेनी नदी, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ पर जो है इसको की जाएगी, ठीक है। ये रहा आपका त्रिपुरा, तो ये दोनों जो है यहाँ से लिंक हो जाएंगे। अच्छा, एक जो क्वेश्चन था, ये शायद जो है बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2013 का कोई टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम था, वहाँ पे पूछा गया था तीस्ता नदी के ऊपर, ठीक है। तो ये तीस्ता नदी जो है कहाँ की है? बांग्लादेश की है, ठीक है। इसके ऊपर जो है एग्रीमेंट हुआ था, इसके वाटर को लेकर के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए ये नदी उस समय पूछी गई थी। हो सकता है इस बार फेनी नदी पूछ ले। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। आप सभी जानते हैं, जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या है, राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, RBSE बोर्ड है, ठीक है। कई जगह CBSE बोर्ड भी है। दिल्ली का कोई ऐसा बोर्ड था नहीं, तो इसलिए दिल्ली में जितनी भी स्कूलें थी या तो वो CBSE थी या फिर जो है वो ICSE यानी इंटरनेशनल बोर्ड से संबंधित थी। अभी जो है दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी जो है वहाँ पर बन गया है। तो यही न्यूज़ है, बाकी और कुछ काम का है नहीं। आगे चलते हैं। 5 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभा के 5 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम जो है वो घोषित किए गए हैं। तो ये चुनाव कार्यक्रम जो है मतदान 6 अप्रैल 2021 से शुरू होगा, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा असम के अंदर और फिर पश्चिम बंगाल में, ये तो आप जानते ही हैं, न्यूज़ में बहुत चल रहा है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित नदी IQAIR, इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार जो है दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित नदी है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमको जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखना है। इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है IQAIR, यानी स्विस संगठन है ये। और इसने कहा है कि राजधानी दिल्ली वर्ष 2020 में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी लगातार तीसरे वर्ष भी जो है वो रही है। और भारत, बांग्लादेश व पाकिस्तान के बाद विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर जो है वो बन गया है, ठीक है। तो अब इसमें 10वें सबसे जो है नई दिल्ली विश्व का 10वां सबसे प्रदूषित शहर जो है वो बताया गया है। इसमें राजस्थान का भिवाड़ी जो है उसको भी स्थान मिला है प्रदूषण में, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अब कि 22 कौन कौन से ऐसे जगह हैं जिनको मिला है। तो सबसे पहले तो देखिए, विश्व के 10 सर्वाधिक प्रदूषित जो देश हैं उसमें PM जो है, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, उसकी सांद्रता यानी डेंसिटी 2.5 से 5 के करीब है। तो उसमें आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत जो है तीसरे नंबर पर है। फिर अगर हम यहाँ पर आएँ, हमारे जो है 10 प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं जहाँ पर के जो PM की सांद्रता है वो 2.5 है। तो देखिए दिल्ली, ढाका, इसमें हमारा तो है दिल्ली, उसके अलावा बांग्लादेश का ढाका, उलानबतोर मंगोलिया का, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। और 10 प्रदूषित शहरों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर आता है चाइना का होतान। तो देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है, तो याद ये रखना है कि जो भारत है उसको जो है इस रैंक में 3rd पोजीशन मिली है प्रदूषण में, और हमारी जो सिटी दिल्ली है वो टॉप पे आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, भारत विश्व की 4थी शक्तिशाली सैन्य शक्ति, मिलिट्री जो है डायरेक्ट। तो देखिए ये अपनी जो है डिफेंस की एक वेबसाइट है जिसका नाम है मिलिट्री डायरेक्ट। उसने बताया है कि विश्व में भारत की मिलिट्री शक्ति जो है कौन से स्थान पर आती है, और अगर हम देखें तो टॉप पे कौन सी शक्ति है। तो देखिए टॉप पे इन्होंने रखा है चाइना को, कि भाई चाइना जो है उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो सबसे अधिक है, और 4थे नंबर पर रखा है इन्होंने भारत को, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ आप इसका इंडेक्स भी देख सकते हैं, ये रही टॉप 5 शक्तियाँ, ठीक है। फिर हम चलते हैं, यूनेस्को जल संरक्षण कार्यक्रम हेतु यूएसओ इंडिया के साथ आया। यूनेस्को जो है वो इंडिया के साथ आया, यूएसओ इंडिया के साथ में आया है। तो अब देखिए इसमें है क्या, अब देखिए ये प्रोग्राम आखिरकार है क्या। तो देखिए एक प्रोग्राम है यूनेस्को का जिसको कि उसने 2020 के अंदर दिल्ली में शुरू किया था। ये है, इस प्रोग्राम का नाम है H2OOOH, ठीक है। इससे क्या करेंगे, जो आपके 6 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये जागरूक करेंगे वाटर कंजर्वेशन को लेकर के। कैसे जागरूक करेंगे, तो इनको मूवीज़ दिखाएंगे, एनिमेशन वीडियोस दिखाएंगे, जिससे कि ये वाटर कंजर्वेशन को लेकर के जागरूक हो सके। तो अभी उसी दिशा के अंदर जो ये आपका यूनेस्को है और आपका ये जो है यूएसओ इंडिया है, यानी यूनाइटेड स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो है एक साथ शामिल हुए हैं इसके अंदर। इसमें ये क्या करेंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा,
यूएसओ इंडिया, वाटर डाइजेस्ट मैगजीन और टून्स मीडिया समूह द्वारा यूनेस्को का जो ये कार्यक्रम है, इसमें छात्रों द्वारा तैयार एनिमेशन वीडियो का वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पर जो है अनावरण किया जाएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो आपका H2OH कार्यक्रम है ये किसका है, तो ये यूनेस्को का कार्यक्रम है। ठीक है। और विश्व जल दिवस कब आता है, तो 22 मार्च को आता है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब देखिए ये जो है H2OH जो है वाटर वाइज प्रोग्राम है और सितंबर 2020 में यूनेस्को द्वारा नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया था। 6 से 14 साल के जो विद्यालयी छात्र हैं उनको भारत में बढ़ते हुए जो है जल संकट के संबंधी कहानी के विचारों और कार्टून प्रस्तुत करने के लिए इसको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस प्रोग्राम को ध्यान रखना है कि H2OH जो है वो क्या है, तो वो जो है एक जल संरक्षण कार्यक्रम है जो कि यूनेस्को के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ये रिपोर्ट जो है ये इतनी काम की नहीं, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो है MTPA के ऊपर, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है। तो देखिए ये जो है एक पुराना एक्ट है जिसको हम कहते हैं 1971 का एक्ट। ठीक है। उस एक्ट के कुछ प्रावधान जो है आज के लिए रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए इसके अंदर जो है कुछ परिवर्तन किए गए हैं, यानी संशोधन किए गए हैं और एक नया एक्ट जो है वो लाया गया है, नया बिल लाया गया है 2020 का। इसको जो है अभी पारित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो एबॉर्शन की सीमा है, यानी गर्भपात की जो सीमा है, उसको 20 सप्ताह से बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया है। लेकिन ये किन लोगों के लिए है, जैसे कि दुष्कर्म पीड़िता, दिव्यांग या नाबालिग जो लड़कियां होती हैं उनके लिए जो है इस कार्य को किया गया है। फिर है अब यहाँ ये अब जिसमें लिखा है शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन। तो देखिए ये हमने शॉर्ट न्यूज़ में भी पढ़ा था, इसको दोबारा देख लेते हैं कि जो है इनकी शहादत किसकी, भगत सिंह, सुखदेव और जो राजगुरु हैं उनकी शहादत के 90 वर्ष पूरे होने पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदी दिवस जो है वो मनाया जाएगा। और इस कार्यक्रम में देखिए 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाने की जो है घोषणा की गई है। इससे पहले आप 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाते हैं, ये आपको पता है। फिर देखिए नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना। ये नाग नदी कहाँ की है, ये जो है नागपुर की है और इसी नदी के नाम पर जो है इस शहर को जो है नागपुर नाम दिया गया है। इसमें देखिए प्रदूषण बहुत अत्यधिक हो गया है, इसीलिए इसको सफाई करने के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। फिर उसके बाद है कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण जो है वो प्रारंभ हो गया है। तो इसकी जो अपनी पहली डोज जो है वो 1 मार्च 2021 से लगवाई गई थी। और इसके बाद अब देखिए कोरोना वायरस टीकाकरण के इस चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और किसी भी बीमारी से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। तो इस चरण के अंदर जो है किन लोगों को लिया जा रहा है, 1 अप्रैल 2021 वाले चरण में तो 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को जो है टीकाकरण के लिए इसमें लिया जा रहा है। तो अभी RPSC का जब इंटरव्यू हुआ तो ये क्वेश्चन जो है एक लोग से पूछा गया था कि आप जो है अभी कोरोना वैक्सीन का कौन सा चरण प्रारंभ किया गया और उसमें किस उम्र के लोगों को जो है ये टीका लगाया जा रहा है। तो ये हमको इस तरीके से पता होना चाहिए कि 45 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको ये टीकाकरण लगाया जाएगा। फिर देखते हैं उदयपुर विज्ञान केंद्र। तो देखिए ये उदयपुर अपना राजस्थान वाला नहीं है, ये त्रिपुरा के अंदर एक उदयपुर है। तो वहाँ पर एक और विज्ञान केंद्र जो है यानी कि साइंस सेंटर जो है उसकी शुरुआत की गई है और ये हमारे देश का 22वां साइंस सेंटर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो संसद टीवी, आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा ये 2 चैनल्स आते थे, इन दोनों को ही मर्ज कर दिया गया है, अब इन दोनों का विलय कर दिया गया है और इसको अब संसद टीवी जो है वो कहा जाएगा। ठीक है। इसके CEO किसको बनाया गया है, तो जो अधिकारी रहे हैं IAS अधिकारी रवि कपूर जी, उनको बनाया गया है। और यहाँ और देख लेते हैं राज्यसभा टीवी जो है ये जो है 2011 में ही अस्तित्व में आया था। फिर है अब देखिए ये जो आपका AICTE है ये क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसने अभी नई गाइडलाइन जारी की है और इसमें इसने कहा है कि अब जो है 12वीं कक्षा में गणित, भौतिकी, विज्ञान और रसायन विज्ञान विषय की पढ़ाई की अनिवार्यता को जो है हम समाप्त कर रहे हैं और जो संशोधित पात्रता नियम है उसके अनुसार अभ्यर्थी को 12वीं कक्षा में AICTE द्वारा जारी 14 विषयों की सूची में से 3 विषयों को जो है 45% अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। जैसे कि कौन कौन से विषय हैं इसमें देख लीजिएगा, आप दे रखे हैं वोकेशनल सब्जेक्ट, कृषि, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इस प्रकार के सब्जेक्ट इन लोगों ने दे रखे हैं। यानी कि आप जानते हैं नई शिक्षा नीति है उसमें भी ये चीज़ कहा गया है जो स्ट्रीम जो होती है उसको जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब देखिए वर्ष 2023 में शुरू होगी भारत की पहली अंडर सी टनल यानी कि जलमग्न जो सुरंग होगी उसको शुरू किया जाएगा और ये जो है आपकी कहाँ पर है, यह सुरंग प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होकर मशीन ड्राइव में नेताजी सुभाष रोड पर जो है ये समाप्त होगी। ठीक है। फिर अब देखते हैं ये जो है चिरगांव चौपाटी के पास अरब सागर से होकर जो है गुजरेगी।
तो ये इस कैनाल के बारे में था। फिर हम देखते हैं मणिपुर वन धन विकास योजना में मॉडल राज्य। तो मणिपुर को जो है जो वन धन विकास योजना है, जिसके के अंदर जो जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो उनके जो जंगल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेकर के जो है इस योजना को स्टार्ट किया गया था। तो उसमें जो है मॉडल स्टेट के रूप में भी मणिपुर को चयनित किया गया है। फिर कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो तो देखिए, हरियाणा विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के विरुद्ध जो है कांग्रेस के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया गया था सरकार गिराने के लिए, लेकिन उसमें जो है वो जीत गए हैं, यानी 32 के मुकाबले 55 मतों से जो है वो गिर गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य। अब हम थोड़ा अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी वाला जो नया पेज इन्होंने इंक्लूड किया है इसको देख लेते हैं। इसमें एक न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। 2 ही पेज इसके अंदर हैं, ज़्यादा है भी नहीं। तो पहला हम देखते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित किया किफ़ायती यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ। तो देखिए, ये जो है भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। इसका निर्माण जो है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज ने किया है। और इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एरीज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोग्राफ और कैमरा करता क्या है कि जितनी भी तरंगें होती है, वेव्स होती हैं यूनिवर्स में, उनको जो है पकड़ने में, स्टडी करने में जो है ये कारगर सिद्ध होता है। तो देखिए, ये करेगा क्या? देश में मौजूद खगोलीय स्पेक्ट्रोग्राफ में अपनी तरह के सबसे बड़े स्पेक्ट्रोग्राफ को 3.6 m देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर नैनीताल उत्तराखंड के पास जो है इसको स्थापित किया गया है, और ये एशिया के अंदर जो है सबसे बड़ा स्पेक्ट्रोग्राफ है। ठीक है, ये करेगा क्या? तो युवा ब्रह्मांड, आकाशगंगाओं के आसपास मौजूद ब्लैक होल्स से लगे क्षेत्रों और ब्रह्मांड में होने वाले धमाकों में दूरस्थ तारों और आकाशगंगा से निकलने वाली हल्की रोशनी के स्रोतों का जो है ये पता लगा सकता है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करेगा और इस स्पेक्ट्रोग्राफ की विशेषता क्या है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस स्पेक्ट्रोग्राफ का नाम जो है ADFOSC है और इसको नैनीताल में जो है स्थापित किया गया है। फिर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपकी है सिंधु नेत्र और अमेजोनिया वन से रिलेटेड। तो ये क्या न्यूज़ है? तो देखिए, सिंधु नेत्र ये मैंने आपको जो है शॉर्ट न्यूज़ में भी बताया था। और अभी देखिए, जो हमारा इसरो है, इसरो जो है उसकी एक जो वाणिज्यिक शाखा है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसने जो है एक तो सिंधु नेत्र और उसके अलावा जो अमेजोनिया वन है उसको जो है इसने लॉन्च किया है। और किस पे लॉन्च किया है? तो PSLV C51 के द्वारा जो है इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वहाँ से इसने इसका प्रक्षेपण किया है। तो इसकी विशेषता क्या है? तो पहले तो देखिए, PSLV C51 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों में अमेजोनिया वन जो कि ब्राज़ील का है, उसके अलावा 18 अन्य उपग्रह में से 4 उपग्रह इन स्पेस हैं। इनमें से 3 भारतीय शैक्षिक संस्थाओं के संकाय से, 3 यूनिसेट हैं तथा चौथा उपग्रह जो है वो स्पेस किया इंडिया लिमिटेड तथा सतीश धवन सैटेलाइट है। तो ये SD सेट के बारे में हम पढ़ेंगे, बाकी सबको छोड़ दीजिए। SD सेट पढ़ेंगे, सिंधु नेत्र पढ़ेंगे और अमेजोनिया वन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंधु नेत्र मैंने पहले ही बताया था। सिंधु नेत्र ये जो सैटेलाइट है ये क्या करेगा? ये उपग्रह जो है काफ़ी इंटेलिजेंट उपग्रह है। ये आपका जो है हिंद महासागर के अंदर सैनिक युद्धपोत और व्यापारिक युद्धपोत की पहचान कर पाएगा। ठीक है, और इसको विकसित किया है DRDO ने, और इसका प्रक्षेपण किसने किया है? इसरो ने। इसके द्वारा चीन से लगने वाला जो लद्दाख का क्षेत्र है और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों पर सूक्ष्म नज़र भी रखी जा सकेगी। और उपयुक्त के अतिरिक्त इसके द्वारा दक्षिणी चीन सागर, अदन की खाड़ी और अफ्रीका के तटों पर भी नज़र जो है वो रखी जा सकेगी। अगर कोई UPSC की तैयारी करने वाले हैं तो मैं उनको बता दूं कि तीनों स्टेटमेंट आपके लिए सिंधु नेत्र पर आ सकते हैं। तो अगर आपके लिए कहे, सिर्फ आप इतना पढ़ के छोड़ दें कि सिंधु नेत्र जो है हिंद महासागर में व्यापारिक और युद्ध पोतों के बीच जो है पहचान कर सकेगा, तो अगर आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो आपका क्वेश्चन जो है प्रोबेबली गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये तीनों जो है स्टेटमेंट पता होने चाहिए। फिर दूसरा है SD सेट। ये SD सेट क्या है? तो ये जो है सतीश धवन जो उपग्रह है उसी के ऊपर इसका नाम है SD सेट। तो ये उपग्रह जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक थे सतीश धवन, उनके नाम पर ही रखा गया है। इसके साथ डिजिटल भगवत गीता को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। सतीश धवन सेट SD सेट के अग्रिम हिस्सों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसकी तस्वीर भी उकरी हुई है। फिर तीसरा जो सैटेलाइट है उसका नाम है अमेजोनिया वन। ये देखिए, भारत के द्वारा ब्राज़ील का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसको प्रक्षेपित किया गया है। अब देखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो देखिए, NSIAL जो है ये एक व्यावसायिक प्रक्षेपण जो है संगठन है, किसका? इसरो का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं।
तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो उस समय के PSI के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 15 फरवरी 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण जो है वो किया है। तो ये प्रमोचक वाहन यानी कि जिससे प्रक्षेपण किया गया है उसके लिए कौन सा PSLV प्रयुक्त किया गया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि ये उस समय भी काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हो सकता है सिंधु नेत्र पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक इसमें जो आखिरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। साउंडिंग रॉकेट RH-560 जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि RH-560 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एक ऐसा रॉकेट है जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये जो तटस्थ हवाएं होती हैं अंतरिक्ष में या वायुमंडल में उनको जो है ये डिटेक्ट कर पाएगा, उनमें आने वाले परिवर्तन या प्लाज्मा गतिशीलता जो है उसके अध्ययन के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ दे रखी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्थिक परिदृश्य और फिर हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं PSI के एग्ज़ाम्स में या अदर RPSC के एग्ज़ाम्स में उनको भी हम डिस्कस करेंगे, तो जिससे हमारा जो है और भी नॉलेज जो है वो एनरिच हो सके। तो आप बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको जो है लाइक ज़रूर से कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।